तो हेलो बच्चों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। तो मैं बीके सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल वीके फिजिक्स पर स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब लोग मगन फिट और मस्त होंगे। तो आज जो टॉपिक जो बेस्ड है बाबू, वो टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बेस्ड है। इसकी थ्योरी में इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूँ, तो उस थ्योरी को पहले जा करके देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें तो थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आएगी। और यहाँ पे हम लोग उस कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो उस फॉर्मूले के बेस हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, ये जो न्यूमेरिकल होगा वो बोर्ड के बच्चों के लिए, और साथ में कंपटीशन एग्जाम के एक बात कर लें, चाहे आप सीबीएसई का जब लोग एग्जाम देते होंगे, चाहे नीट का एग्जाम देते हैं, चाहे आईटी का एग्जाम देते हैं, कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम देते होंगे, तो इनसे ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग किस किस केस में निकालेंगे, यहाँ पे किस किस केस का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकालने का 3 केस होगा बाबू। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के कारण, ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, कहता है पॉइंट चार्ज का ग्रुप होगा, हिंदी में लिखा हुआ बिंदु आवेश के समूह के कारण। अगला लिखा हुआ है ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश के वितरण के कारण। तो एक चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाबू, 2 या 2 से अधिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और तीसरे में कहता है कि अगर चार्ज पॉइंट चार्ज ना हो करके बल्कि चार्ज अगर हर जगह बटा हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इस दोनों सेक्शन को कवर करेंगे कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। तो इसमें मैंने आपको एक बताया था बाबू, आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई चार्ज, एक चार्ज Q है और उससे r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, कोई Q चार्ज है उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, वो प्लस का भी हो सकता है और वो माइनस का भी हो सकता है। तो कहता है यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा ना, तो यहाँ पे किसको लाना होगा बाबू, Q नोट को लाना है। Q नोट के बारे में बताया था कि जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है वहाँ पे हम लोग टेस्ट चार्ज को लाते हैं, और ये Q नोट जो होता है बहुत बहुत छोटा होता है, और साथ में ये भी बोला था कि वो प्लस का होता है, ये प्लस का होता है। तो ये भी प्लस का होगा बाबू, ये भी प्लस का होगा। तो अगर ये प्लस का और ये भी प्लस का, क्योंकि ये तो प्लस होता ही होता है, मैं इसकी बात कर लूँ, ये प्लस का है तो ये प्लस का हो गया। तो इस पे जो फोर्स लगे, अगर फोर्स इस दिशा में लगे, क्योंकि ये चार्ज बहुत बड़ा है और ये चार्ज बहुत छोटा है, तो जैसे यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से भागना चाहेगा, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसके फील्ड में ला करके रखा हूँ। तो इस पे जिस दिशा में फोर्स लगाएगा ये वाला चार्ज, वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूँ माइनस Q चार्ज के कारण, तो यहाँ पे अगेन जब मैं Q नोट को लाता हूँ, Q नोट टेस्ट चार्ज है, इसकी भी साइन प्लस होगी, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, इस पे फोर्स अपनी डायरेक्शन में लगाएगा, इधर क्यों लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। किसके वजह से, माइनस Q चार्ज की वजह से, और प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे बोला जाए उससे दूर की ओर होता है, और निगेटिव चार्ज की वजह से जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उससे जो है वो चार्ज की तरफ होता है, इस पॉइंट से चार्ज की तरफ जो एरो दोगे वो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये दोनों बातें आप याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी समस्या नहीं होगी। और इसका फॉर्मूला होता है बाबू E बराबर KQ/R²। तो आई होप ये सभी वीडियो आजकल इस फॉर्मूले पे ही चलने वाले हैं, और साथ में इस कॉन्सेप्ट पे चलने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है बाबू, कि प्लस वाले चार्ज की वजह से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से दूर की ओर होता है, इस चार्ज से दूर की ओर होता है, और माइनस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस जो चार्ज इधर होता है उसी डायरेक्शन में होता है। तो अगर ये 3 बातें याद रखिएगा तो समझ जाइए कि आपको लेक्चर की सभी बातें, आधा बात अभी ही समझ में आ गया है। तो आइए हम लोग धीरे धीरे इसके न्यूमेरिकल को लेते हैं, उसका हम लोग इसको देखते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं पहले। तो जैसा कि मैंने हम लोग बताया था कि एक चार्ज के कारण हम लोग एक चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उसके लिए मैंने कुछ प्रॉब्लम ले रखा हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम है देख लीजिए। तो अब इसको बनाने के लिए ना पहले आपको एक चीज़ आपको दिमाग में याद रखना है कि कोई पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके होता है, KQ/R² के बराबर होता है। पहली पॉइंट याद रखोगे, K का मान याद रखोगे,
दूसरी चीज ध्यान रखोगे कि के का मान वैल्यू आपको हमेशा याद है। दूसरी चीज क्यू, क्यू का देखो, क्यू का ऐसा यूनिट क्या होता है कूलम, तो क्यू कूलम में होना चाहिए। अगर कूलम में नहीं है तो दो चीज आपको मिल सकता है, या तो माइक्रो मिलेगा या तो नैनो कूलम मिलेगा। माइक्रो रहेगा तो 10⁻⁻⁶, नैनो रहेगा तो 10⁻⁹ कूलम। और आर का मान मीटर में मिलना चाहिए। अगर मीटर में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर सेंटीमीटर में होता है या मिलीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर में रहेगा तो 10⁻⁻² से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और मिलीमीटर में रहेगा तो आर के वैल्यू जो दिया रहेगा उसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। तो देखिए क्वेश्चन में ये दोनों टाइप का क्वेश्चन देखिए सेम है बाबू। एक प्लस का क्यू, ये भी +2 कूलम है, ये भी -2 कूलम है, और डिस्टेंस भी 3 मीटर, यहाँ पे भी डिस्टेंस 3 मीटर। देख लिए क्यू का मान कितना दिया बाबू 2 कूलम, कूलम में होना चाहिए, कूलम में है। आर का मान कितना मीटर है 3 मीटर है, तो आर का मान मीटर में है, मीटर में होना चाहिए। फॉर्मूला लगा दो, ई बराबर क्या हो जाएगा के क्यू बटा क्या हो जाएगा बाबू R²। के का मान लिख लो 9 × 10⁹। क्यू का मान कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया बाबू 3 मीटर है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। आई होप ये बात आपको 9 × 10⁹ इंटू क्या हो जाएगा 2 बटा 9, 9 गुना 9 कट गया, कितना आ गया 2 गुना 10⁹। ई का मान आ गया, यूनिट याद रखोगे न्यूटन पर कूलम। ठीक है सर। तो सर ये दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या यही लिखेंगे? दोनों क्वेश्चन का बाबू आंसर लिखने का तरीका अलग है। आप अगर पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं, आंसर नंबर पहला का, क्योंकि दोनों में मैंने 2-2 कूलम लिया है, तो पहला क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिखोगे तो ऐसे करके लिखोगे ई बराबर 2 गुना 10⁹ न्यूटन पर कूलम। उसके बाद लिखोगे बाबू यहाँ पे डायरेक्शन भी लिखोगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने तो मैग्नीट्यूड निकाला है ना, साथ में आपको डायरेक्शन भी लिखना है। तो प्लस वाले चार्ज से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अवे होता है, तो यहाँ पे लिखो क्या अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, आवेश से दूर की ओर होता है इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन जो होता है अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। अगर दूसरा क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे करके ई बराबर 2 गुना 10⁹ न्यूटन पर कूलम, और लिखो क्या टुवर्ड्स द चार्ज। इसकी डायरेक्शन किधर की होती है? चार्ज की तरफ होती है, आवेश की तरफ होता है। इसमें क्या लिखोगे बाबू? पहले में मैंने बोला मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो यही, लेकिन आंसर लिखने में आप डायरेक्शन अलग अलग लिखोगे, दोनों का डायरेक्शन अलग है। प्लस वाले चार्ज का होता है अवे, मतलब चार्ज से आवेश से दूर की ओर, इसके क्या होता है टुवर्ड्स द चार्ज होता है, तो आवेश की ओर होता है। ये दोनों बातों को लिखेगा। आई होप इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी जल्दी देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ये दोनों तो हो गया, पहला दूसरा दोनों हो गया। तीसरा देख लेते हैं बाबू। क्यू का मान देखिए, क्यू का मान कितना दिया हुआ है 4 माइक्रो कूलम, प्लस का है, प्लस का ध्यान रखिए, प्लस का है। ठीक है, 4 माइक्रो कूलम क्या लिख दोगे 4 इंटू माइक्रो, देखो एक कूलम में नहीं है, माइक्रो कूलम में है, इसको कर देंगे 10⁻⁻6 एक कूलम लिख दोगे। डिस्टेंस देख लो आर, आर का मान किस में दिया बाबू 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे 3 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो क्या करते हैं 10⁻² कर देते हैं। फॉर्मूला लगा लो बाबू, ई बराबर के क्यू बटा R²। के का मान लिख लो 9 गुना 10⁻⁹, क्यू का मान लिख लो चार्ज का 4 गुना 10⁻⁻6, डिस्टेंस देख लो 3 गुना 2⁻², ये लिख करके इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है बच्चे, जिसको ये क्वेश्चन आसान लग रहा है वो क्वेश्चन को आगे बढ़ा लीजिए, और आगे बढ़ा करके इसको देख सकते हैं, आगे नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देख सकते हैं इसको आगे बढ़ा करके। बच्चों में 0 से हीरो लेवल तक का इसको बताना है, तो इसलिए मैं आपको छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट किया हूँ। ये दोनों देखिए कट गया, अगेन क्या वैल्यू बचा हुआ ऊपर में बचा है 4 गुना, ये देखिए माइनस का ऊपर गया, प्लस का हो गया, तो 9 4 13 हो गया, 13 में से 6 गया, कितना हो गया 7 हो गया, तो 4 गुना 10⁻7, और क्या लिखोगे न्यूटन पर कूलम, ई का मान हो गया। अगेन ही बातों को ध्यान में रखिएगा बाबू। तो इसका मान निकल गया, और इसका मान आप खुद से निकाल लेना, आपको मैंने इस टाइप का बता दिया है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया एक चार्ज के कारण। तो दूसरे टाइप का हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं, जिसमें 2 चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन को एक बार लिख लो अच्छे से, एक बार पढ़ लो ढंग से, उसका बनाना। नहीं बने मैं थोड़ा देर के लिए इसको रोक लेना स्क्रीन को, उसके बाद देखो, अगर नहीं बने तो आप शुरू से वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो बाबू क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आया कि नहीं पता नहीं। कहता है एक चार्ज है, वो बी पॉइंट पे रखा हुआ है और उसकी वैल्यू दिया हुआ है +20 माइक्रो कूलम। और इस कब कर रहा है बी पॉइंट पे, बी पॉइंट का पोजीशन दिया हुआ है बाबू, क्या क्या दिया हुआ है
तो √2 मीटर, एक दिया हुआ है 0 और एक दिया हुआ 1 मीटर। बताइए पॉइंट चार्ज के कारण, कोई पॉइंट ए पे पूछ रहा है, ए का भी पोजीशन दिया हुआ है 0, 1 मीटर और 2 मीटर, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है सर, तो सर ये पॉइंट पे बताओ इसके वजह से कितना होगा। देखो बाबू ये वाला पॉइंट देखोगे x, y, जैसे आपको पॉइंट इस फॉर्म में दिया रहेगा x, y, z के टर्म में, तो समझ जाइए कि हमको वेक्टर फॉर्म से इसको बनाना होगा, वेक्टर फॉर्म लगाना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, E/KQ/R²। और यहाँ पे मैंने एरो दे दिया है तो यहाँ पे डायरेक्शन भी देना, ये मैग्नीट्यूड बताता है बाबू, अभी तक ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था, इसलिए मैं यहाँ पे एरो नहीं देता, यहाँ पे आर कैप लिख देते हैं। आर कैप का फॉर्मूला होता है बाबू, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो ये इसको हटाया तो हमने ए वाला पॉइंट को लिखा, तो यहाँ पे स्क्वायर था तो एक और बढ़ गया तो पावर 3 हो गया। ठीक है सर, सर इस क्वेश्चन को बनाओ सर, क्या हो जाएगा। तो देखो बाबू क्यू का मान पहले लिख लो, क्यू का मान कितना दिया हुआ है +2 माइक्रो कूलम। मैंने बोला था कि ये माइक्रो में नहीं केवल कूलम में होना चाहिए, तो 20 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। ठीक है सर, लगाओ फॉर्मूला सर, क्या है, तो E के का मान आपको पता ही है, क्यू का मान भी पता ही है। फॉर्मूला में आता है आर वेक्टर, आर वेक्टर का आपको नहीं पता है और साथ में आर वेक्टर का मोड नहीं पता है। तो आर वेक्टर निकालने का तरीका क्या है बाबू, ए पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है x का पॉइंट, है y का, एक z का है, तो इसके x को इसके x से घटा दो, तो इसके x को इससे x को घटाएगा तो 2 हो जाएगा, साथ में i कैप आ जाएगा। अब इसके y को इसके y से घटाइए तो ये 1 है, 0 गया तो हो गया j का कैप। अगर इसकी बात करो तो 2 है, ये 1 है, z को z से तो k कैप आ जाएगा, यहाँ पे k कैप देंगे। x के लिए i कैप, y के लिए j कैप और z के लिए k कैप देखते हैं। तो ये तो आर वेक्टर का मान आ गया सर, यहाँ पे लिख दो आर वेक्टर का मान क्या है, आर वेक्टर का मान कितना दिया हुआ, आर वेक्टर का मान दिया हुआ -√2i कैप +j कैप और +k कैप आया हुआ है। सर इसका तो मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड तब वो इतना आसान है निकाला, की करेगा i तो -√2 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर और +1 का होल स्क्वायर। i वाले वैल्यू को, j वाले वैल्यू को और k वाले वैल्यू को स्क्वायर करके सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। -√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, तो क्या बचेगा देखो √2 + 1 टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 हो गया और इसका वैल्यू 2 हो गया। तो यहाँ पे r का मोड का मान कितना आ गया बाबू, 2 आ गया। यहाँ पे कहता है r का मोड का क्यूब करना है, मतलब 2 का क्यूब करना है, और 2 का क्यूब का मान पता होता है कितना होता है, 2 का क्यूब हो जाता है बाबू 8 हो जाता है। तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, देखो ध्यान से, ये काट लो पहले 2, ये हो गया 5, 5 × 20, ये हो गया 9 × 5 = 45 भागा 2, 45/2। तो 45/2 कीजिएगा तो कितना हो गया 22.5 इंटू 9 पावर है -6 पावर का जोड़ दोगे तो कितना होगा 10 की पावर 3 हो जाएगा, और साथ में वैल्यू को लिख दो -√2i कैप +j कैप +k कैप। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी ऐसा आपको समस्या आता है तो आप इसको ऐसे ही बनाइएगा। तो आइए अब हम लोग 2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, 2 चार्ज के बीच में सेंटर पॉइंट पे। तो आइए हम लोग बाबू अब देखते हैं कि 2 चार्ज के बीच में, दोनों चार्ज को जो लाइन मिलाते हैं उसके सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन दोनों चार्ज की वजह से। तो इसके काफी सारे केस हो सकते हैं, मैं सभी केस को डिस्कस कर रहा हूं। तो सभी केस का डिस्कस ऐसा मैं करता हूं कि क्या क्या कंडीशन देख सकते हैं, दोनों चार्ज प्लस का हो सकता है या दोनों चार्ज माइनस का हो सकता है, पहला प्लस का हो सकता है दूसरा माइनस का हो सकता है, या यहाँ पे माइनस का हो सकता है इधर प्लस का हो सकता है, मतलब पहला चार्ज माइनस का है और दूसरा चार्ज प्लस का रहे। और हमें ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पी पॉइंट पे। ये पी पॉइंट कहाँ पे, तो दोनों चार्ज के बीच में एकदम सेंटर पे है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसके पहले बात दिमाग में आप बैठा लो बाबू कि प्लस वाले क्यू के चार्ज की वजह से जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उससे दूर की तरफ एरो देंगे और माइनस वाले चार्ज की तरफ उधर की ओर एरो देंगे, तो इससे आपको सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। देख लीजिए पहला क्वेश्चन को क्या देखते हैं यहाँ पे। ये प्लस का चार्ज है बाबू, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्यू नोट को ला करके रखेंगे, प्लस वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर होता है, इसके वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये चार्ज किसका है, प्लस का है, तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दूर की ओर होगा। तो इसका ए चार्ज, ए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चार्ज की वजह से है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज की वजह से है। ठीक है, ये समझ में आ गया है। सर यहाँ पे भी तो 2 चार्ज है तो E1 E2 होगा, तो देख ली दोनों का डायरेक्शन का बस मतलब होता है। ये माइनस का बाबू, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये प्लस का चार्ज होता है, माइनस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, इसका नाम दे दिया E1।
ये वाला माइनस का है तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की होगा, इसी तरफ होता है। कहता है कि जो जिधर माइनस चार्ज होता है उसी तरफ क्यू नोट जाएगा, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही हो गया। देख ली बाबू यहाँ पे क्या फर्क है, इधर क्या था, E1 का डायरेक्शन इधर था, अगर प्लस चार्ज रहता है तो I2 का डायरेक्शन इधर था। यहाँ पे माइनस चार्ज है तो E1 का डायरेक्शन इधर होगा, I2 का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या आता है। ठीक है, देखते हैं पहले यहाँ पे जब भी आपको ऐसा केस मिलता है बाबू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किसी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है, तो सर करेंगे क्या करेंगे, तो कहता है इसका तरीका यह है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा लो। कहता है क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ, कहता है कि जहां कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सभी को वेक्टर सम कर दो। वेक्टर सम का मतलब क्या होता है, मतलब वेक्टर सम का मतलब होता है दोनों को हम लोग प्लस करना होता है, वेक्टर का लॉ लगा करके जोड़ना होता है। वेक्टर का लॉ में क्या कहेगा, तो वेक्टर के लॉ में कहेगा बाबू कि एक दोनों का डायरेक्शन सेम हो सकता है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, यही केस मिल सकता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे बाबू E1 का मान क्या है, E1 का फॉर्मूला लगाइए। E1 देखिए यहाँ पे पहले चार्ज की वजह से है, फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे भी दोनों में सेम रहेगा, KQ बटा यहाँ पे भी R स्क्वायर हो जाएगा बाबू। E2 का मान निकाल लीजिए, E2 का मान देख लीजिए, E2 का मान क्या हो जाएगा, तो K दूसरे चार्ज का मान कितना दिया, इसका भी मान Q दिया हुआ है, बटा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। देखिए दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड, E1 और E2 दोनों का मान सेम आया है। इसको बोल दिया हमने E के बराबर, और इसको किसके बराबर माने है, KQ बटा R स्क्वायर, दोनों का मान है। तो अगर आप पहला और दूसरा डायग्राम देखोगे, पहला और दूसरा, तो पहला डायग्राम में E1 का डायरेक्शन इधर है और E2 का डायरेक्शन इधर है, दोनों का मान सेम है, दोनों का हमने E कर दिया। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये सुनिए ध्यान से, यहाँ पे इधर किसका डायरेक्शन था, E1 का, इधर किसका था, E2 का। यहाँ पे देखते हैं बाबू, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन यहाँ पे भी इधर है। इधर किसका डायरेक्शन है, तो इधर डायरेक्शन किसका है बाबू, E1 का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे I2 का डायरेक्शन इधर है। देख सकते हैं डायग्राम को। तो यहाँ पे देखिए बाबू, अगर E1 और E2 का मान सेम है, दो बराबर है, तो इधर दोनों को अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो E नेट का मान किसके बराबर हो जाएगा बाबू, तो E नेट का मान हो जाएगा कितना, 0, क्योंकि दो वेक्टर रहेगा और दोनों वेक्टर का, क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि इसलिए हुआ है कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है तो वहां पे नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसका मतलब यहां से एक कॉन्सेप्ट ये पता लगता है बाबू कि अगर दो चार्ज दोनों का साइन सेम रहे और दोनों का चार्ज भी सेम रहे, तो सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, 0 होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है सर, अगर दोनों का चार्ज डिफरेंट है तो क्या करना है सर, अगेन यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। देखिए बाबू, ये प्लस का चार्ज है, इस पे लगा के देखिए, ये प्लस का चार्ज है बाबू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है, इसके मतलब इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस का है, तो अवे की ओर इधर की ओर होगा E1 का मान। ठीक है, अब सर इस चार्ज के कारण चेक कर लो, तो इस चार्ज के कारण P बिंदु पर यहाँ पे Q नोट को लाते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो माइनस वाला चार्ज है, ये कहता है माइनस वाले चार्ज की तरफ होता है, तो इधर भी E2 का मान भी इधर ही आ गया बाबू। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगेन यहाँ पे केस देख लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं बाबू, इसको भी, ये माइनस का चार्ज है, इस पॉइंट पे लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, Q नोट को लाइए, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होता है जिधर चार्ज होता है, प्लस का चार्ज इसके वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाबू, तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस का चार्ज है, तो इससे अवे की ओर होगा, मतलब E1 और E2 यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो जब भी अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है बाबू, यहाँ पे E1 और E2 का मान सेम होता है, तो बस दोनों का, इस केस में क्या, एक इधर की ओर है, एक इधर की ओर है, दोनों वेक्टर का ऐसा है मान, ये E1 का मान है और ये किसका मान है बाबू, E2 का मान है। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, तो अगर आप पूछे बल्कि E नेट का मान बताओ, E नेट का मान, E नेट का मान, कि दोनों को सेम डायरेक्शन है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया बाबू, 2E हो गया। I का मान निकाल लें, कितना हो जाएगा, 2KQ बटा R स्क्वायर। जब नीचे वाला डायग्राम को देखिएगा तो यहाँ पे कहता है E1 का भी डायरेक्शन यही होगा, E2 का भी डायरेक्शन यही है, तो यहाँ पे E नेट किधर क्यों रहा है, यहाँ पे E नेट इस तरह डायरेक्शन में है, दोनों को जोड़ें तो दोनों का E नेट का मान भी इसी डायरेक्शन में आ गया है बाबू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब दोनों को जोड़िए तो दोनों एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो E नेट का मान इधर की ओर होगा, इसका मान भी किसके बराबर होगा, 2E के बराबर होगा, KQ बटा यहाँ पे भी लिखेंगे R स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बस
आंसर लिखना होगा तो आपको डायरेक्शन ध्यान में रखना है, डायरेक्शन देख करके आप आंसर लिख सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर सर अगला केस में देखेंगे कि सर अगर ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता है तो क्या बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 नहीं होगा, उसको देखते हैं। अगर दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम है, देखो चार्ज सेम है, बस मैं यहाँ पे बोला कि मैग्नीट्यूड सेम ना रहे तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 नहीं होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग बाबू यहाँ पे इसके पहले वाले में देखे थे कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता था तो सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो जाता था। अगर सेम नहीं रहता है तो क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं बाबू। देख लेते हैं सेम अगर नहीं है तो देखिए ये प्लस का 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे प्लस का 3 नैनोकूलम है। तो इस पॉइंट पे देख लीजिए ध्यान से क्या करेंगे। अगेन डायरेक्शन देख, सबसे पहला काम बनाने के पहले आप डायरेक्शन मेंशन कर लोगे। ये प्लस का चार्ज इस पॉइंट पे हमको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे किसको लाएंगे, क्यू नोट को लाएंगे। क्यू नोट का चार्ज कैसा होता है प्लस का, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, E1 का डायरेक्शन इधर हो गया। इसके वजह से मैं बात करूं तो ये भी प्लस का है तो यहाँ से आप देखोगे कि भाई ये इस पे किधर की ओर होगा, तो इससे दूर की ओर होगा। तो यहाँ पे हम लोग E2 का डायरेक्शन इधर ले लेते हैं, E2 का डायरेक्शन इधर हो गया। वैल्यू निकाल लीजिए दोनों का, E1 और E2 का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे भी आपको ध्यान है दोनों माइनस का चार्ज है तो यहाँ पे भी पहले मैं निकाल लेता हूँ, एक डायरेक्शन दे देता हूँ। ये माइनस का चार्ज है, यहाँ पे पी पॉइंट पे निकालना है, क्यू नोट को लाएंगे, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। यहाँ पे E1 इस तरफ हो गया। इसके वजह से मैं बात करूँ ये भी माइनस का है तो इस तरफ होगा, तो E2 का डायरेक्शन बाबू इधर हो गया। आई होप ये बात आपको समझ आए। दोनों के इसको एक साथ बना लेते हैं, क्या हो जाएगा। देन देखिए E1 का मान निकालते हैं। E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर क्या हो जाएगा, के बोला था Q अगर कूलम में नहीं होता है, किस में दिया हुआ है Q का मान 2 माइक्रो कूलम में, तो K का मान फॉर्मूला होता है ना KQ/R²। तो K का मान कितना है, K का मान है 9 × 10⁻9 गुना चार्ज का मान कितना दिया 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻6 बटा इससे लेके यहाँ तक डिस्टेंस टोटल 6 मीटर है, सेंटर पे है तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 का कर देंगे होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर 9 होता है। 9 कट गया बाबू, क्या बच गया देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे E1 का मान आया हुआ है, इसको गुना कर लीजिए 2 × 10 की पावर, इसको अगर इससे गुना कीजिएगा बाबू तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यूनिट लिख लीजिए न्यूटन पर कूलम। ऐसे ही यहाँ पे E2 का मान भी निकाल लो। E2 का मान का फॉर्मूला अगेन क्या होता है KQ/R²। K का मान कितना होता है 9 × 10⁻9। Q2 का मान कितना दिया 3 नैनोकूलम, तो 3 × नैनो का मान होता है 10⁻9 बटा डिस्टेंस बीच में है 3 का होल स्क्वायर। ये दोनों कट गया बाबू। यहाँ पे कितना आ गया देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे E2 का जो मान आया हुआ है, E2 का मान देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे कितना 10⁻9 है, 3 × 10⁻9। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो पावर देखो किसका है, ये 9 है और ये -9 है। ये 9 है और कितना दिया हुआ है -9 दिया हुआ है, तो 9 और माइनस दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों पावर का वैल्यू सेम हो गया। तो आई होप ये चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। तो 9 हो गया तो वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। अरे दोनों को अगर सॉल्व करते हैं, ये पावर प्लस का है, दूसरा किसका है माइनस का पावर है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर। यहाँ पे देख लीजिए किसका मान देखेंगे, E2 का मान देख लीजिए। E2 का मान सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा E2 बराबर ये 9 है, ये भी -9 है। देखिए दोनों सोल्व होगा बाबू, 0 हो गया, तो 3 × 10 की पावर 0 हो गया। इसका मतलब 3 आ गया, न्यूटन पर कूलम आ गया। अब इन दोनों को अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है बाबू, इस पॉइंट पे देखिए ये दोनों का वैल्यू को अगर आपको निकालना होगा तो इसमें से जो बड़ा होगा उसको पहले डिसाइड करते हैं। ये इसकी वैल्यू बड़ी है, कितनी वैल्यू दिया हुआ है 2 और 10 की पावर 3 है, मतलब इतना 0 हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो गया बाबू। और इसका कितना है वैल्यू मात्र 3 आया हुआ है, मतलब E1 का मान बड़ा है और E2 का मान छोटा है। डायरेक्शन देख लीजिए बाबू, डायरेक्शन अपोजिट है कि सेम है। E1 का डायरेक्शन इधर की ओर है, E2 का डायरेक्शन इधर की ओर है।
तो E1 का डायरेक्शन इधर, E2 का डायरेक्शन, तो यहाँ पे ई नेट का मान अगर निकालना होगा तो ई नेट का मान किधर की ओर होगा, तो ई नेट का मान क्या करेंगे बाबू, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो बड़ा वाला बाल कितना, E1 में से किसको घटा दीजिएगा, E1 में से E2 को घटा दीजिएगा। E1 में से जब E2 को घटाना होगा बाबू तो E1 का मान कितना दिया हुआ है, तो E1 का मान दिया 2000 में से 3 को घटा दीजिएगा, बगल में यूनिट न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन अगर आपको लेना होगा तो ई नेट का, अगर ई नेट का आपको डायरेक्शन एक तो वैल्यू लिख दीजिएगा, ई नेट डायरेक्शन किधर की होगा, तो जिधर E1 बड़ा है तो E1 की तरफ ही होगा डायरेक्शन, मतलब ई नेट का जो डायरेक्शन है वो किसके डायरेक्शन में है, E1 के डायरेक्शन में, जिधर E1 होगा उधर ही किसका मान होगा, ई नेट का भी मान होगा। ऐसे ही जब इस केस में देखोगे बाबू तो यहाँ पे जब देखोगे तो अगेन ए वाला वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ए वाला E2 और E1 को दोनों को देखेगा, तो जो भी मान आपको बड़ा होता है, अगर E1 का मान आपको बड़ा आता है 9, देखिए E2 इसके कारण था, दोनों का वैल्यू चेंज हो गया है, ये -3 माइक्रोकूलम इधर था बाबू और प्लस का -2 माइक्रोकूलम इस तरफ था। तो देख यहाँ पे भी कैलकुलेट E1 और E2 का मान निकाल लीजिएगा और जो भी बड़ा रहेगा बड़े में से छोटे को घटा दीजिएगा। यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे E1 और E2 का डायरेक्शन देख लीजिएगा, दोनों का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और ई नेट निकालना होगा तो बड़े में से छोटे वाले को क्या कर दिए, घटा दीजिएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए बाबू, यहाँ पे क्या कह दिया, यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम है, वैल्यू यहाँ पे देख लोगे, E1 का डायरेक्शन किधर होता है, E2 का डायरेक्शन किधर होता है, और इन दोनों को वैल्यू देख करके जो बड़ा रहेगा, अगर डायरेक्शन अपोजिट रहता है, अगर डायरेक्शन सेम रहेगा तो दोनों जुड़ जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे और उसकी जो ई नेट का जो डायरेक्शन होगा, जो बड़ा वैल्यू होगा उस तरफ ही होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, ये पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, और इसको अगर और भी चेंज करना है तो इसके वैल्यू को मैं और बदल सकता हूँ, इसको अलग अलग टाइप का आपको अलग अलग बनाना होगा। तो ये मान लिया अभी प्लस का लिए हैं, दोनों को माइनस कर सकते हैं, एक प्लस का कर सकते हैं और दूसरा किसका कर सकते हैं, दूसरा माइनस का कर सकते हैं। तो इस पे आ करके आप लोग इस चीज़ों को बनाइएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आई होप 2 चार्ज के बीच में पूछेगा तो चाहे वैल्यू सेम रहे, वैल्यू सेम नहीं रहे, तो उसको निकालने का मैंने तरीका बता दिया। अब क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप में क्या होगा बाबू, कि ये दोनों चार्ज है तो इन दोनों चार्ज के बीच में नहीं पूछेंगे, बल्कि या तो इस तरफ पूछा जाएगा या तो उस तरफ पूछा जाए। तो उस टाइप के क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब हम लोग बाबू 2 चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलते, 2 चार्ज के मिलाने वाला जो लाइन होता है ना, ये जो मिलाने वाली लाइन है उसकी बाहर हम लोग निकालते हैं। इसके लिए मैंने 3-4 केस बना रखे हैं। दोनों चार्ज प्लस का लिया हूँ, ये दोनों चार्ज माइनस का लिया हूँ, एक प्लस का लिया हूँ, इधर पहला चार्ज प्लस का, दूसरा माइनस का, पहला चार्ज माइनस का, दूसरा चार्ज प्लस का। तो मैं 2 बता दूंगा, बाकी आप लोग इसको पहले स्क्रीन रोक करके बना भी सकते हैं। दोनों चीज लिखेगा, मैग्नीट्यूड किधर की ओर होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, और दोनों का डायरेक्शन, दोनों आपको निकाल करके रखना है। स्क्रीन रोक करके इसको बना लीजिएगा। आपको 0 से हीरो लेवल तक आपको सभी चीज़ों को बताया जाएगा, 0 से हीरो तक आपको सभी प्रॉब्लम को करवा दिया जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को लगा करके आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेज आपको सभी चीज़ों को बताया जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं पहले केस को। हर केस में P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ही हो जाएगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P बिंदु पर E का मान क्या होगा इस P बिंदु पर। तो जिस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पे किसको लाते हैं, Q नोट को लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 चार्ज है, एक प्लस का, ये पहला चार्ज है, इधर कौन सा चार्ज मैंने मान लिया, यहाँ पे दूसरा चार्ज मान लिया। तो ये पहला चार्ज बाबू है, प्लस का है, तो प्लस के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा। ये प्लस का है तो प्लस के चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इसको बोला मैंने E1 का डायरेक्शन इधर है। ये भी प्लस का है बाबू, ये देखिए प्लस का है, तो इधर भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। तो E1 और E2 देखिए यहाँ पे कैसा डायरेक्शन में आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है। निकालिए पहले E1 E2 का मान। E1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, के का मान आपको पता होता है 9 × 10⁹ इंटू Q का मान कितना है 2 माइक्रोकूलम, कूलम में नहीं है, माइक्रो को बदल लीजिए कूलम में। तो 2 × 10⁻⁶ डिवाइड, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 है और ये वाला 3 है, तो टोटल कितना हो गया 9। तो 9 का होल स्क्वायर कर दिया हमने। आई होप बात आपको समझ में आ रहा होगा। E1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, सोल्व कर लीजिए इसको। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, तो ये दोनों को गुना कर लीजिए, 9 × 2 हो जाएगा, इंटू इसको सोल्व कीजिए कितना होगा 10⁶ हो जाएगा, डिवाइड बाई 9 × 9 2 बार है, ये दोनों कट गया। इसको कितना हो गया 2/9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आया है बाबू। ठीक है,
E2 का मान कैलकुलेट कर लीजिए, E2 का मान कितना हो जाएगा, वैल्यू लगा लो, K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q का मान कितना है, इसकी वैल्यू भी दिया हुआ 2 माइक्रोकूलम, 2 गुना 10 की पावर कितना कर लोगे, -6 कर लोगे, डिवाइड बाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बाबू 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, कट गया, कितना आया, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 2 गुना, ये वही वैल्यू कितना होगा बाबू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे देख लोगे ये 2/9 है और ये 2 है, इसका मतलब, अच्छा पहले ये तो देख लो दोनों का डायरेक्शन किस तरफ है, तो देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे मतलब ई नेट का मान कितना हो जाएगा, ई नेट का मान हो जाएगा बाबू, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2/9 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों में कॉमन कर लिए किसको कॉमन कर सकते हैं, ये 2 इंटू है लिखा हुआ, 2 इंटू, यहाँ पे अगर कॉमन करना सकते किसको कॉमन कर सकते हैं, 10 की पावर 3 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा 2/9 बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 को भी कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे कॉमन जिसको मर्जी करना है आप कर सकते हैं, और यहाँ पे जोड़ करके सीधा आप सॉल्यूशन लिख दीजिएगा कि भाई इधर होगा, और यहाँ पे डायरेक्शन दिखा दोगे इस तरफ में होगा। जब इसको देखेंगे बाबू तो ये माइनस का चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, ये भी माइनस का है तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, तो E1 और E2 का डायरेक्शन यहाँ पे इधर हो गया बाबू, तो इस केस में ई नेट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और दोनों चार्ज अगर माइनस का होगा तो ई नेट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। इसमें भी आपको देखना होगा, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये माइनस का 3 माइक्रोकूलम है, अगर इस केस को देखना चाहते हैं बाबू तो यहाँ पे क्या करेंगे, देख लीजिए ध्यान से, ये प्लस का चार्ज है तो प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर होता है, तो E1 का डायरेक्शन इधर हो गया, अगर इस वाले माइनस का चार्ज है तो यहाँ पे डायरेक्शन इधर की ओर होगा, तो E2 का डायरेक्शन इधर हो गया बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कितने डायरेक्शन हो गया, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन हो गया। पहले आप अगेन इसमें भी यही कीजिएगा कि E1 E2 का मान, तो E1 E2 केस सेम है तो E1 E2 का वैल्यू तो सेम ही आएगा, बस ई नेट में चेंजिंग आएगा। ई नेट में क्या चेंजिंग आएगा देख लो, यहाँ पे एक देखिए बाबू E1 का डायरेक्शन इधर की ओर है और E2 का डायरेक्शन बाबू इस तरफ है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। E1 का डायरेक्शन इधर क्या वाला है, मतलब ये वाला चार्ज की वजह से इसकी डायरेक्शन इधर है, E2 का डायरेक्शन इधर है। फर्क क्या है बाबू, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, दोनों, अब जब डायरेक्शन अपोजिट रहता है तो ई नेट निकालने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि बड़े में से छोटे को घटाना होता है। तो बड़ा वैल्यू कौन सा हो जाएगा, देखिए बड़ा वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू बड़ी है क्योंकि ये 2/9 ये वैल्यू 0 मतलब 1 से छोटा है, ये वाला वैल्यू 1 से बड़ा है, ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, E2 में से घटाएंगे किसको, E1 को घटाएंगे। तो E2 में से E1 को घटाइएगा तो क्या लिखिएगा, तो E2 का मान कितना दिया हुआ है, E2 का मान ये दिया हुआ है, यहाँ पे से कॉमन कर लो, 2 इंटू 10 की पावर 3 को कॉमन कर लोगे तो E2 का मान यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1/9 बचेगा। इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 18 में से 1 गया हो गया 17, 9 दूनी 18 में से 1 गया 17, 17 दूना 34, तो 34/9 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन अगर दिखाना होगा बाबू तो क्या बोला मैंने, देखो यहाँ पे इधर का डायरेक्शन E1 का था, ये डायरेक्शन किसका था, ई डायरेक्शन E2 का था। लास्ट में जब आंसर लिखिएगा तो यहाँ पे ई नेट हम लिख रहे हैं, ई नेट, तो ई नेट का डायरेक्शन किधर की होगा, किस में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, देखिए कि कौन सा बड़ा था, E2 और E1 में से कौन सा बड़ा था, E2 का मान बड़ा था, E2 का मान बड़ा था मतलब इस चार्ज की वैल्यू बड़ी थी, अगर इस चार्ज का वैल्यू बड़ा होगा तो ई नेट का डायरेक्शन भी इधर की ओर होगा। तो ई नेट का डायरेक्शन किधर हो गया, तो जो भी चार्ज बड़ा होगा, जो भी चार्ज बड़ा होगा उसी के डायरेक्शन में होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगेन अगर मैं इसकी बात करूंगा बाबू तो इसको एक बार बना करके खुद से देख लीजिएगा, डायरेक्शन वगैरह सब मेंशन कर लीजिएगा। ये प्लस का चार्ज है बाबू, ये प्लस का माइनस का चार्ज है, यहाँ पे E1 का डायरेक्शन इधर हो गया और ये निगेटिव चार्ज है E2 का। देखिए अब E2 जो है, E2 वाला मान ये वाला चार्ज के पास है तो ये वाला वैल्यू बड़ी होगी, तो बड़े में से छोटा को घटाइएगा तो यहाँ पे इस केस में ई नेट का डायरेक्शन इधर आ जाएगा, ई नेट इधर आ जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो आइए बाबू एक नेक्स्ट केस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, देखिए ध्यान से, मेरी तरफ 4 डायग्राम बनाओ, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 4 डायग्राम है। यहाँ पे भी कितना है, 2 चार्ज है, यहाँ पे भी 2 चार्ज है। इस केस में क्या कहता है बाबू कि 2 चार्ज के सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट C है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। सेम यहाँ पे कहता है कि ये दोनों प्लस का केस है, ये दोनों माइनस का केस है, सेम है कि ये भी x डिस्टेंस ऊपर पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका कॉन्सेप्ट, इसके जैसा भी सवाल, ये वाला सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन, तो इसको मैं सोचा हूँ कि इसको मैं बताऊँ और उसको भी बताऊँगा। पहले इसको देख लेते हैं। ये जो वर्टेक्स है इक्विलेटरल ट्रायंगल है बाबू, ये सब साइड दिया हुआ है, एंगल कितना दिया, 60 डिग्री दिया हुआ है।
ये प्लस का चार्ज, ये भी प्लस का चार्ज, यहाँ पे बस ये दोनों चार्ज किसका है, माइनस का है। मैग्नीट्यूड सेम है, साइन मैग्नीट्यूड भी सेम है और साइन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और साइन भी सेम है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है बाबू, देख लो बाबू, ये वाला चार्ज प्लस का है तो प्लस वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की होता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो ये का डायरेक्शन तो ये भी प्लस का चार्ज है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, सीधा इधर बनाइएगा, ये भी का हो गया बाबू। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ई है, दूसरा कौन सा है, ईबी है। दोनों का पहले मान निकाल लीजिएगा बाबू। मान कैसे निकलता है सर, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, ई ए का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, के क्यू बटा आर स्क्वायर, तक के क्यू बटा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ए वाला चार्ज की वजह से निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर। सेम देखिए अगर मैं इसके वजह से निकालता हूँ ईबी का मान, तो ईबी का मान क्या हो जाएगा बाबू, के क्यू बटा डिस्टेंस यहाँ से भी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है बाबू कि ई ए और ईबी दोनों का मान सेम है, उसको बोल दें किसके बराबर है, ई के बराबर मान लिया, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सर दो डायरेक्शन है, एक ई ए का डायरेक्शन इधर है, ईबी का डायरेक्शन इधर है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पे दो डायरेक्शन संभव नहीं हो सकता है, एक ही डायरेक्शन होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर वहां पे एक डायरेक्शन निकालना है, इसका मतलब दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन संभव होगा। वो कैसे निकालेंगे, तो कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपनाओ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपनाओ, अध्यारोपण का सिद्धांत, और दोनों वेक्टर को जोड़ दो, ए और ईबी को क्या कर दो, जोड़ दो सीधा सीधा। तो कहता है सर ये जोड़ेंगे तो ये जो ई नेट है ये वेक्टर है, दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये भी जो आएगा वो वेक्टर होगा। इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग ई नेट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ई नेट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है बाबू, कहता है ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी, और साथ में लगाते हैं कॉस थीटा। यहाँ पे लगा दीजिए फॉर्मूला बाबू, ई नेट बराबर क्या लिखेगा, अंडर रूट ऑफ ई ए का मान और ई बी का मान सेम है, तो सबको मान मैंने बोला ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई, और साथ में क्या लिखते हैं बाबू, कॉस थीटा। और थीटा का मान देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला 60 डिग्री है, तो ये दोनों वेक्टर जिसके बीच का हमको जिसका रिजल्टेंट निकालना है उसके बीच का एंगल देखेंगे। यहाँ पे उसके बीच का एंगल ये 60 है, तो ये भी 60 है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे थीटा कितना रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे। फॉर्मूला ये वाला लगा रहे हैं बाबू। और आपको पता है कि cos 60 का मान कितना होता है सर, तो cos 60 का मान 2/2 होता है। 2 से 2 मर गया बाबू, तो क्या आया देखे जरा, ई नेट का मान कितना आ गया बाबू, ये सब ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 ई स्क्वायर। इसको निकाले तो कितना होगा, अंडर रूट 3, इसका रूट नहीं निकलेगा, ई स्क्वायर का ही हो जाएगा। तो ई नेट का मान कितना है बाबू, ई नेट का मान आया हुआ है अंडर रूट 3 है। दोनों केस में यहाँ पे भी माइनस का चार्ज है, तो माइनस वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। ये माइनस का है तो यहाँ पे भी टुवर्ड्स द चार्ज होगा, अरे हाँ है ना। यहाँ पे भी दोनों को जोड़ेंगे, ये भी क्या हो जाएगा बाबू, ई ए हो गया, और ये क्या हो गया, ई बी हो गया। अगेन ई ए और ई बी का मान से, क्योंकि चार्ज सेम है, साइन अलग भले है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ई और ई बी का मान इस केस में भी सेम आएगा। यहाँ पे भी दोनों को बराबर ई के बराबर लिख सकते हैं बाबू। यहाँ पे भी वेक्टर सम लगा, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, रिजल्टेंट का मान √3 होगा। सर इसका पास आपने तो ई नेट का मैग्नीट्यूड तो बता दिया है, मैं देख लेता हूँ पहले वीडियो, ठीक है चल रहा है कि सर आपने तो बता दिया सर कि ई नेट मैग्नीट्यूड का मान किसके बराबर होगा, सीधा √3 है, ठीक है सर। सर डायरेक्शन आपने नहीं बताया सर, क्योंकि आपने तो केवल मैग्नीट्यूड बताया है, जबकि इसके पास तो डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे बाबू, देख लीजिए, ई ए का डायरेक्शन इधर है, ई बी का डायरेक्शन इधर है, तो कहता है कि दो वेक्टर को जोड़िएगा ना, तो इसका जो डायरेक्शन होने वाला है ई नेट का, उन दोनों वेक्टर के बीच होता है। अब ध्यान से रखिएगा सर बीच होता है तो क्या सर, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, तो केस यहां पे याद रखिएगा कि अगर ये और ई बी दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा बाबू, तो अगर ए वाला एंगल 60 डिग्री है तो यहां से यहां तक ए 30 होगा, और ए भी कितना होगा, 30 होगा। सेम केस यहां पे देख लीजिए, सी पॉइंट पे देखिएगा, एक इधर डायरेक्शन है, एक इधर डायरेक्शन है। ये किसका डायरेक्शन है, ई ए का, एक किसका डायरेक्शन है बाबू, ई बी का। रिजल्टेंट सर अगेन यहाँ बीच से आएगा, ठीक है बाबू, बीच से आने वाला है। सर एंगल कितना बनेगा, तो अगर ये टोटल 60 है तो ये वाला 30 डिग्री होगा, इसके साथ भी, मतलब दोनों वेक्टर के साथ ई नेट जो होगा, ई ए के साथ भी 30 डिग्री एंगल बनाएगा और ई बी के साथ भी 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे भी ई नेट जो है, ये जो ई नेट है
ओ ए के साथ भी, ई ए के साथ भी 30 डिग्री बनाएगा और ई बी के साथ भी 30 बनाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ को हमेशा यहाँ पे एक समरी दिमाग में बैठा लीजिए। क्या समरी बैठाइएगा, उसको लिख लीजिए समरी को। पहले समरी ये है बाबू क्या, कि अगर ई ए और ई बी का मान सेम हो, ई ए और ई बी का मान सेम हो, उसको ई के बराबर हो, और साथ में भी ध्यान रखो कि अगर थीटा का मान 60 डिग्री होता है तो सीधा सीधा पे ही याद रखोगे ई नेट का मान √3 ई के बराबर होता है। ई का मान मैंने बोला है KQ/E², क्योंकि ए के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और बी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दोनों का मान सेम होगा। तो इस सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखोगे, ध्यान रखोगे कि थीटा का मान 60 डिग्री है। अच्छा ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका मतलब रिजल्टेंट सीधा √3 है। तो ये शॉर्टकट अब याद रखोगे, बार बार ये कितना करते रहोगे, ये निकालो ई बी निकालो, √EAB 2AB को इतना करने की जरूरत है, बस 60 डिग्री एंगल, ई ए ई बी का मान सेम है, सीधा लगा दो √3 है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो सर आप इतना लिख करके क्यों रखते हैं बाबू? मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास कंटेंट की कमी ना हो, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ों लिख देता हूँ ताकि आपके पास समय का अभाव होता है। आप लोग इतना फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इस वजह से आपका अभाव हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे इस चीज़ को अपने आप से ध्यान से देखें। इस केस को देख लीजिए बाबू, यहाँ पे देखो, अगेन यहाँ पे देखो बाबू, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ए वाला चार्ज प्लस की, ए दोनों प्लस का है, ठीक है। ए वाला डिस्टेंस ए है, ए वाला भी डिस्टेंस ए है, ये वाला डिस्टेंस x है। तो देखिए पहले निकाले, यहाँ पे प्लस का चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, ये भी प्लस का है, इसके वजह से भी अवे होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का भी केस है बाबू, तो माइनस वाले चार्ज के मैंने जैसे बताया, यहाँ पे माइनस वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की होता है, टुवर्ड्स द चार्ज, ये भी माइनस का है तो ये भी टुवर्ड्स द चार्ज होगा, ठीक है सर। ये दोनों केस का आपको सेम आएगा बाबू। अगर आप निकालना चाहते हैं ई ए का मान, तो ई ए का मान पहले निकालिए, ई ए का मान कितना होगा, फॉर्मूला लगाइए KQ बटा, सर डिस्टेंस तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, अच्छा डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है सर, मैथ तो जानता है ना, मैथ जानते हैं क्या, देख लो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये इधर देख लो, ये वाला डिस्टेंस ए हो गया, ये वाला डिस्टेंस ए हो गया, तो पढ़े होंगे ना h बराबर √P² + B², इसका भी मान वही हो जाएगा, इसका भी मान वही हो जाएगा। तो यहाँ भी मैंने वही बताया था बाबू, देख लो ध्यान से कि ये चार्ज है, इस चार्ज से C पॉइंट का डिस्टेंस, इस चार्ज से C का डिस्टेंस सेम है, अरे मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बाबू, ई ए बराबर ई बी, और इसका मान क्या लिखोगे KQ बटा √ क्या हो जाएगा बाबू, x² + a² का डिस्टेंस का होल स्क्वायर होता है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा KQ बटा x² प्लस क्या हो जाएगा बाबू a² आ गया। सही बात है सर, ठीक है। अब यहाँ पे सर हमको क्या निकालना है बाबू, ई नेट निकालना है, क्योंकि सी बिंदु पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन कौन है बाबू, एक ई ए के वजह से है और दूसरा किसके वजह से है, दूसरा बी के वजह से है, ठीक है, ए और बी के वजह से है। तो सर इसका अब देखो, ए ध्यान से देखना बाबू, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का सेम तरीका वही है बाबू, तो की है सर, तो ध्यान देखोगे क्या क्या करोगे सर, ई ए का स्क्वायर, ई बी का स्क्वायर और 2E दोनों का मान सेम है बाबू, दोनों को मैं ई मान लेता हूँ, तो ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2 गुना ई ए का मान भी ई है और ई बी का मान भी है, और साथ में क्या लिखोगे कॉस, सर यहाँ पे तो थीटा है, थीटा का मान तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है सर, क्योंकि हमको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। क्या करेंगे क्या करेंगे, अब इसको समझने के लिए बाबू इसके मैथ्स को समझिएगा ध्यान से। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये बाबू हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, क्योंकि अगर ये दोनों साइड लेंथ बराबर होगा तो ये वाला एंगल सेम होगा। तो मैंने बोला ये भी थीटा है और ये भी क्या बोल दिया मैंने, थीटा है, ठीक है सर। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा बाबू, इधर वाले की बात करूंगा, तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, आपको इसकी मान को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। सेम यहाँ पे भी आपको पूछेगा भाई कि इधर वाला एंगल कितना होगा, तो जितना इधर होगा उतना भी इधर ही होगा, तो इसका मान भी क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो अगर आप टोटल एंगल ये वाला निकालो बाबू, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे, तो अब थीटा के बजाय यहाँ पे क्या लिखोगे बाबू, यहाँ पे थीटा नहीं रहा है, यहाँ पे क्या लिखोगे, दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, माइनस थीटा कितना हो जाएगा, -2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा के जगह बाबू आप यहाँ पे क्या लिखोगे,
थीटा के जगह यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो, cos 180 डिग्री माइनस 2 थीटा लिखेंगे बाबू। अगर वैल्यू दिया हुआ है तो ठीक है, अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो ज्योमेट्रिक लगा लीजिएगा। cos 180 माइनस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा करके भी इसको बना सकते हैं। ई नेट तो यही आ गया बाबू, ई नेट का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है सर। सर इसकी डायरेक्शन की यहाँ पे भी बाबू ई नेट का डायरेक्शन ही हो गया। सेम चीज यहाँ पे भी है, एक ई इधर की ओर है, ई बी इधर की ओर है। रियलटेंट कहाँ से जाने वाली है, रियलटेंट बीच से जाएगा। ये ई ए का डायरेक्शन है, ए है ई बी का डायरेक्शन। सेम कि ए जितना एंगल होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तभी तो मैंने लिखा है 180 माइनस 2 थीटा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का मान सेम होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये भी इधर की ओर है, ये ई ए इधर की ओर है, ई बी इधर की ओर है, ये ई ए है, ये ई बी है, इसका रियलटेंट किधर की होगा, नीचे की ओर होगा। तो आई होप ये चारों तरह का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो हम लोग एक नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट को देखते हैं, आ रही है उसको फिर से हम लोग बनाते हैं। आइए बाबू नेक्स्ट टाइप का एक प्रॉब्लम देते हैं। इसके पहले जो मैंने लिया था ए और बी चार्ज, दोनों का साइन सेम था, सेम वाला साइन का कह देते थे। अगर अलग रहे, ए भी प्लस का रहे, ए माइनस का रहे, या ऐसा हो सकता है ए वाला माइनस का रहे, बी वाला प्लस का रहे। सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल का सवाल भी यही रहेगा बाबू कि ए पे चार्ज प्लस का है और बी पे चार्ज अगर माइनस क्यू का रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है, क्यू का मान सेम है, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है। पहला वाला चार्ज प्लस का है, ए वाला चार्ज, और बी वाला चार्ज माइनस का। ऐसा भी हो सकता है कि ए वाला चार्ज माइनस का रहे और बी वाला चार्ज किसका रहे, प्लस का रहे। इसके लिए क्या करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं बाबू। आइए इस चीज़ों को हम लोग समझते हैं कैसे कैसे बनाते हैं। समझिएगा पहले, ये चार्ज किसका है, प्लस का, तो प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, तो ई ए का डायरेक्शन इधर हो गया। ए है माइनस का चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा बाबू। ए किसका डायरेक्शन हो गया, ई बी का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो ई ए इधर है और ई बी इधर है, ठीक है सर। आई होप ये बात को आपको समझ में आ रहा होगा। ए वाला एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 60 डिग्री है। तो हमको जोड़ना किसके है, ई ए और ई बी को जोड़ना है, ई नेट ने निकालना है। और ई नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ई ए वैक्टर और ई बी वैक्टर को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू जोड़ देंगे ई नेट का मान निकालने के लिए, ठीक है सर। तो ई नेट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया ही बाबू कि ए का रूट अंडर ए का स्क्वायर, ई ए का स्क्वायर, ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए बी कॉस थीटा। क्या क्या लिखते हैं बाबू, रूट अंडर ई ए का स्क्वायर, ई ए का स्क्वायर, ई ए का स्क्वायर मतलब दोनों का मान सेम है, तो मैंने बोला ई ए स्क्वायर, प्लस ई बी का है तो ई बी का मान भी ई है, तो ई का स्क्वायर, प्लस 2 ई ए गुना ई बी, और साथ में क्या लिखते हैं, कॉस। अब देखिए बाबू एंगल, यहाँ पे देखो ई ए और ई बी इसको जोड़ना है, तो ये वाला एंगल हम लोग देखेंगे। तो आपको पता है एक लाइन स्ट्रेट होता है, सीधी लाइन के एक तरफ एंगल 180 बनता है, तो ये 60 हो गया, तो कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम लोग थीटा के बजाय कितना, थीटा का मान कितना लिखेंगे, 120 डिग्री लिखेंगे। और cos 180 का मान कितना होता है सर, तो cos 120 का मान कितना होता है, तो -1/2 होता है, तो -1/2, 2 से 2 मर गया बाबू। अब देखो ध्यान से क्या बचा है बाबू, E बराबर E निकाल रहे हैं, ई नेट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और क्या बचा है बाबू, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2e स्क्वायर और माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा बाबू। तो ये दोनों को जब घटेगा तो 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर का मान किसके बराबर हो जाएगा, इसका मान बराबर हो जाएगा किसका बाबू, अगर इन दोनों को घटा दे तो किसके बराबर आएगा, क्या क्या था, 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अंडर रूट ई स्क्वायर हो गया, अंडर रूट ई स्क्वायर है तो इसका मान किसके बराबर लिख देंगे, सीधा बराबर ई के बराबर लिख देंगे। अच्छा ई नेट का मान यहाँ पे कितना आ गया बाबू, ई के बराबर हो गया। सेम केस पहले वाला ही हो गया जैसे मैं आपको बताया था, यहाँ पे भी देख लीजिए डायरेक्शन, मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन बाद में बताऊँ, इसको पहले देख लीजिए। पर माइनस का चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में ई ए का डायरेक्शन इधर हो गया बाबू। ये प्लस का चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ई बी का डायरेक्शन इधर हो गया बाबू, ठीक है। यहाँ पे भी ये 60 डिग्री है, यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे भी एंगल 120 बनेगा, 120 डिग्री। सर ई नेट का डायरेक्शन किधर क्यों होगा, ई नेट का तो हमने मैग्नीट्यूड बोल दिया कि ई नेट का जो मैग्नीट्यूड है ई के बराबर आएगा, और ई का मान आपको पता है क्या लिखा हुआ है, के क्यू बटा ए स्क्वायर। तो ई नेट का तो मान आ गया सर, उसका मैग्नीट्यूड निकल गया है। डायरेक्शन किधर क्यों होगा सर, तो ध्यान रखोगे बाबू कि एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, तो अब ये दोनों का मान सेम है, ई ए
और ई बी दोनों का मान अगर सेम है तो रिजल्टेंट बीच से जाएगा। इसका मतलब ए वाला एंगल 120 था तो इसके साथ भी एंगल 60 डिग्री बनाएगा, ए वाला भी रिजल्टेंट इसके साथ कितना डिग्री का बनाएगा, 60 डिग्री का बनाएगा। मतलब ई नेट जो है ना, ई नेट जो है वो दोनों वेक्टर ई ए और ई बी के साथ बराबर एंगल बनाएगा और उसका मान होगा 60 डिग्री। तब पहला केस में अगर ये वाला चार्ज प्लस का है, ये वाला चार्ज माइनस का है तो ई नेट का डायरेक्शन इधर होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। इसको देखते हैं सर, ये देखो ना ध्यान से बाबू, ये है ए, ये है बी, मैंने डायरेक्शन देख लिया था। अब देखो ई ए का डायरेक्शन इधर है, ई बी का रिजल्टेंट इधर आएगा बीच में, इधर की ओर होगा ई नेट का डायरेक्शन। सेम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं समरी, ई ए का डायरेक्शन इधर है, ई बी का डायरेक्शन इधर है, रिजल्टेंट इधर आने वाला है और ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल बन रहा था 120 तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा। आई होप इसको कुछ नहीं समस्या है, आप बस याद रखोगे प्लस का है इधर माइनस का है तो ई नेट इधर होगा, ये माइनस का है ये प्लस का है तो ई नेट का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। आई होप ये बात को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं सर, आगे कैसे निकालते हैं, चीज़ों को समझिएगा ध्यान से, क्या क्या मैं चेंज करूँगा ध्यान से, ठीक है। इसको तो मैं मिटा देता हूँ, फिर इन दोनों प्रॉब्लम को देखता हूँ क्या कहता है, आप देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा पहले इसके पहले एक समरी बना लीजिए, क्या बनाइएगा, समरी ये है क्या कि ई ए और ई बी का मान ई के बराबर है तो इसका मान मैंने लिख दिया के क्यू बटा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ई नेट को जोड़ना है तो ई नेट का ध्यान रखोगे चीज़ों को, बस कुछ नहीं समझना है बाबू। अच्छा ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का, तो एक डायरेक्शन इधर है एक डायरेक्शन इधर है तो रिजल्टेंट इधर आएगा। अगर ये माइनस का हो जाए ये प्लस का हो जाए तो एक ई ए का डायरेक्शन इधर होगा और ई बी का डायरेक्शन इधर होगा, रिजल्टेंट इधर की ओर होगा, ई नेट का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। डायरेक्शन तो आपने पकड़ लिया, ठीक है। वैल्यू सर वैल्यू क्या होगा, शॉर्टकट बताओ ना, इतना कितना करते रहेंगे सर, ये ई बी बाबू याद रखोगे क्या कि ई ए और ई बी का मान सेम रहे और थीटा का मान अगर 120 डिग्री होता है तो ई नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, सीधा सीधा ई के बराबर हो गए। ई का मान क्या हो जाएगा, के क्यू बटा ए स्क्वायर। आपको ये बात समझ में आ गया, बोला था मैंने कि थीटा का अगर 60 डिग्री होता है तो ई नेट का मान किसके बराबर होगा, √3 ई के बराबर होगा। ई का मान 3 के क्यू बटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। आई होप ये दोनों बातों को समझ जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री के लिए और थीटा का मान 120 डिग्री के लिए। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। अब पूरे अच्छे से मजे लेते रहो, इस क्वेश्चन को स्क्रीन को रोक दो, एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा कि क्या बोलना चाहते हैं। अगर एंगल नहीं दिया होता है तो उस केस में कैसे सोचेंगे सर, उसकी बात को आप बताओ। यहाँ पे भी बाबू देख लो, सेम केस बताया था, ए वाला ए है, ए वाला एक्स है, ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको निकालना है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, क्योंकि ये प्लस का है अवे हो जाएगा। इतना तो तुम लोग फ्रैंक हो गया होगा, ई बी का डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगा, ई नेट चाहिए तो ई नेट का डायरेक्शन इधर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये प्लस का रहे माइनस का रहे तो रिजल्टेंट तो हमेशा बीच से जाएगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि एंगल क्या होगा, ये वाला वैल्यू, ये वाला भी एंगल बराबर होगा, ये दोनों एंगल का मान बराबर होगा, ये श्योर होगा बाबू। ये वाला जो ई होगा, ई नेट जो होगा, ये जो ई नेट है उसकी जो वैल्यू होने वाली है वो बीचों बीच जाएगा ही, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो ई और ई बी का मान सेम आएगा। तो ई और ई बी का मान सेम हुआ तो मैंने लिख दिया कि ई ए और ई बी का मान सेम है, उसको बोल दिया ई के बराबर, फॉर्मूला लगा लो के क्यू बटा, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे लिख लो √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे, इसकी वैल्यू आ गया के क्यू बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर हो गया। आई होप ये बात को आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नीट्यूड निकल गया। वेक्टर करना है मतलब दोनों को जोड़ना है, जोड़ने का सेम चीज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों का वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम करना है तो ई नेट का हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ई नेट का डायरेक्शन भी चाहिए। तो ई नेट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बाबू, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला √ऑफ की ई का स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू सेम है, ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर, दोनों मान सेम है इसलिए ई लिख दिया मैंने 2EA। तो ई ए गुना ई बी, तो ई ए गुना ई बी का मान यही हो गया बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे एक देख लीजिए थीटा का मान क्या रखेंगे। थीटा यहाँ पे बड़ा मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। कॉस थीटा चाहिए सर, थीटा का मान कैसे निकलेगा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ सर मैग्नीट्यूड तो सेम है।
ठीक है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, देख लीजिए बाबू। तो अगर आपको ऐसा समस्या आता है, अगर ऐसा समस्या आता है, इस समस्या में आप अगर फंसते हैं तो कॉन्सेप्ट मैथ आसान कर देता है। ये वाला एंगल थीटा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस सेम है, दोनों एंगल सेम हो गया, थीटा थीटा। मैंने बताया था ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बाबू, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, और टोटल हो गया कितना, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा हो जाता था। ठीक है सर, 180 डिग्री माइनस कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। समझते चलिएगा। तो 180 माइनस 2 थीटा, तो ये वाला जो पूरा एक एंगल देख लो यहाँ पे, देखना समझना चीज़ों को कि क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे बाबू एक EB है, EB का डायरेक्शन इधर है, EA का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। ये लाइन सीधा इधर आया हुआ है, सीधा इधर आया हुआ है, और ये वाला एंगल बना हुआ है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो ये वाला टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल होता है 180। तो 180 में से इसको घटा दोगे तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। क्या बोला हूँ बाबू कि टोटल यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन है, तो ये वाला एंगल 180 होगा। तो ये वाला हमको चाहिए, ये वाला एंगल कितना है, 180 माइनस 2 थीटा। तो ये 180 में से इसको घटाएगा तो वैल्यू किसके होगा, 2 थीटा के बराबर होगा। समझ में आया बात को? अगर समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो इस चीज़ों को ऐसे समझ सकते थे, यहाँ पे लिख देंगे cos 2 थीटा लिख देंगे। आई होप ये बात को आपको समझ में आ गया होगा कि cos 2 थीटा हम लोग यहाँ पे लिख करके इसको सॉल्व कर लेंगे बाबू। ठीक है सर, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे बाबू। ये चार्ज माइनस का है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ये प्लस का है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, रिजल्टेंट इधर से जाएगा, ई नेट का डायरेक्शन इधर होगा। अरे बाबू ये वाला एंगल 2 थीटा आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। आई होप इस बात को समझ रहे होंगे कि ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। सर इसका एक आसान सा नियम बताओ ना सर, ये वाला कितना बार बार करते रहेंगे। तो इसका एक बेसिक नियम ये कहता है बाबू, अभी अभी मैं समझाया हूँ, सबको मिटाता हूँ, उसके बाद मैं एक बताता हूँ कॉन्सेप्ट। क्या मैंने बोला है, एक वेक्टर है बाबू, इधर की ओर है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आपको मैं डेरिवेशन कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का, तो वहाँ पे ये चीज़ों को दिमाग में याद रखना। EA और EB का मान सेम है, EA और EB का मान सेम है। मैंने बोला उसको E के बराबर मान लो, ये भी E हो गया बाबू, ये भी E हो गया। ये जो है, ये दोनों जो है, मैंने बताया था ना कि ये वाला टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल 2 थीटा हो गया। तो इसके साथ भी एंगल बना रहा है थीटा, और इसके साथ भी एंगल कितना बना रहा है, थीटा बता रहा है। तो इस E का 2 कंपोनेंट होगा, एक इसके अलोंग होगा, एक इसके परपेंडिकुलर होगा। ये जो E है उसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट ऊपर होगा। तो ऊपर इस E के वजह से ऊपर जो होगा, तो जिसके साथ इधर थीटा बना रहा है, तो इधर का वैल्यू कितना होगा, E cos थीटा होगा। जिसके साथ थीटा बना रहा है बाबू, जिसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, इस लाइन के साथ बना रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा जिसका मान E cos थीटा होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, उसका मान किसके बराबर होगा, उसका मान होगा E sin थीटा के बराबर होगा। आई होप ये बात को आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, और क्या होगा सर, इसको भी ऐसे ही होगा, ये E है, ये भी एंगल थीटा है, तो इसका भी एक कंपोनेंट, इसका जो है एक कंपोनेंट ई डायरेक्शन में जाएगा, और इसका कंपोनेंट इधर की ओर आएगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, तो उसका मान क्या होगा, E sin थीटा होगा। इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा बाबू, उसका मान भी कितना होगा, उसका मान भी होगा E cos थीटा। अब देखो बाबू कि इस पॉइंट पे टोटल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, टोटल 4 हो गया, एक इधर की ओर, दूसरा इधर की ओर, दोनों इसी डायरेक्शन में बाबू, एक ऊपर है और एक नीचे है। मैंने इसको 2 भाग में बांट दिया, एक इधर एक इधर, ऐसे ही इसको जो था इसको भी 2 भाग में था, एक इधर हो गया। ये वाला वैल्यू देखो E sin थीटा है और ये भी E sin थीटा है, तो दोनों एक दूसरे को बराबर हुआ तो कैंसल आउट कर देगा, तो ये दोनों चीज़ हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बाबू, E नेट का अगर आपको निकालने कहेगा, ये भी E cos थीटा है, ये भी E cos थीटा है, तो सीधा सीधा आप क्या लिखोगे बाबू, सीधा सीधा लिखोगे E नेट बराबर दोनों इधर की ओर है, उसका मान किसके बराबर है, 2E, और साथ में क्या है, cos थीटा है, 2E cos थीटा के बराबर है। आई होप इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। एकदम ध्यान से देखना है वीडियो को और उसको बाद समझते चलना है। 1-2 बार जिसको समझ में नहीं आता, 1-2 बार आप रिपीट कर लोगे, अच्छे से रिपीट कर लोगे। मैं फिर से इसको मैं हिंट दूंगा कि क्या क्या है बाबू। मैंने बोला ए है E, ये था ना EA, इधर था EA, इधर था EB का डायरेक्शन, दोनों का मान सेम था, बोला ये भी है। तो इस लाइन के साथ जो इसका रिजल्टेंट जाएगा उसके साथ थीटा एंगल बनाएगा, तो इसको मैंने एक बोला 2 कंपोनेंट, एक इधर होगा एक इधर होगा, ऐसे इसका एक इधर होगा एक इधर होगा।
तो ऊपर वाला नीचे वाला देखो यहाँ पे मैंने बोला ऊपर वाला नीचे वाला एक दूसरे को कैंसिल कर गया, तो ई नेट का मान 2 cos थीटा बराबर हो गया। और सीधा सीधा अगर आपको ई नेट पूछता है, अगर ई नेट पूछता है बाबू, ई नेट का मान 2 cos थीटा होगा, तो 2 गुना ई का मान कितना है के क्यू बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, और साथ में लिखा है बाबू cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा का केस देखो, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ए वाला हो जाएगा बेस, तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा बाबू, ए बटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ई नेट का मान कितना आ जाएगा बाबू, तो 2k³ बटा अंडर रूट ऑफ, ये दोनों को जोड़ दोगे बाबू, इसका पावर 1/2 हो जाएगा, इसका पावर 1 जुड़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर क्या लिखोगे, 3/2 लिखोगे, ऊपर में साथ में ए लगा दोगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको ऐसा केस मिलता है बाबू, जब भी आपको ऐसा केस मिलता है कि ई ए और ई बी का मान सेम रहे, अगर मैं इसको एक साथ लिखूं तो इसको मैं मिटा देता हूं बाबू, इसका मान मैं मिटा देता हूं। अब इसको वैसे समझो कि ई नेट एक इधर था, ई नेट का अंदर हो गया, ई नेट का मान किसके बराबर, सीधा याद रखोगे, ई नेट का मान 2e cos थीटा के बराबर होगा। ये तब होगा जब ए वाला ई और ए वाला ई का मान सेम रहेगा। सीधा सा ई नेट किसके बराबर, 2e cos थीटा। ए वाला वैल्यू आप दिमाग में बैठा लो, मजा आ जाएगा इस चीज को। तो आइए बाबू, अब हम लोग जहाँ तक भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, 2 चार्ज लिया था, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम था, आसानी से हमने उसको कर दिया था। अब CBSE 2014 का ये सवाल था, ये भी CBSE 2014 में पूछा गया, ये भी CBSE 2014 का सवाल है। क्या कहता है बाबू कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी तक जब चार्ज सेम था तो आपसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं पूछा जा रहा था। जब चार्जेज डिफरेंट हो जाता है ना, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं, क्योंकि चार्जेज अलग अलग हैं तो रिजल्टेंट बीच से नहीं जाएगा। इसीलिए ऐसे सवाल में जब दोनों चार्ज अपोजिट रहेगा मतलब एक प्लस करे दूसरा माइनस करे और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं रहे, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है। ये दोनों सवाल, पहला और दूसरा, ये दोनों सवाल CBSE के सवाल है। और ये तीसरा नंबर का सवाल है, ये जो है NCERT एग्जाम्पलर है। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है 10⁻⁸ कूलम, यहाँ पे भी चार्ज रखा हुआ है 10⁻⁸ कूलम। तो कहता ये है बाबू कि A पॉइंट पे और B पॉइंट पे और C पॉइंट पे, इन दोनों चार्ज के वजह से A पॉइंट पे, इन दोनों चार्ज के वजह से B पॉइंट पे और इन दोनों चार्ज की वजह से C पॉइंट पे निकालिए। आई होप ये बात को आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप बनाइएगा घर पे जा करके, इतना मैंने प्रैक्टिस कर दिया है, और कमेंट कर दीजिएगा। मैंने आपको बताया ना कि फाड़ दूंगा कॉन्सेप्ट को लेकर के, एक एक सवाल ऐसे ऐसे लेवल का मैं डालूंगा, A B C। इस चैनल पे आने के बाद आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कि आपको कोई छूट सकता है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बाबू। अब इसको मैं निकालता हूँ। A है प्लस का चार्ज, इस पॉइंट पे निकालना है। C पॉइंट पे प्लस वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, A चार्ज की वजह से ये नाम दे दिया। ये B चार्ज यहाँ पे माइनस का है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आने वाला है बाबू। EB का डायरेक्शन ये हो गया। ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल होगा 120 डिग्री। तो जल्दी जल्दी हम लोग E और EB का मान निकाल लेते हैं। EA का मान कितना हो गया बाबू, EA का मान हो गया, देखो A की वजह से KQ बटा A स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगर B चार्ज की वजह से निकालना होगा तो क्या होगा, 2KQ बटा क्या लिख लेंगे, A स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, आई होप बात को वो समझ में आ रहा है। अगर KQ स्क्वायर बटा A स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2KQ स्क्वायर बटा A स्क्वायर। तो अगर मैं मान लूँ KQ बटा A स्क्वायर को E के बराबर मान लूँ, तो EA, तो यहाँ पे EA का मान किसके बराबर, EA को मैं लिख दूंगा, E लिख दूंगा। यहाँ पे KQ 2KQ स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, यहाँ पे 2E लिख देंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर से इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ। क्या है, EA बराबर KQ बटा A स्क्वायर, और KQ बटा A स्क्वायर को मान लिए हैं E। तो ऐसे ही EB का मान 2KQ बटा A स्क्वायर, इसका मान 2E। ठीक है, अब यहाँ पे C पॉइंट पे देखो, C पॉइंट पे अभी भी इसका केस बताया था। C पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है,
ये भी चार्ज की वजह से, ए पे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है। रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, तो ये स्वाभाविक रिजल्टेंट बीच से जाने वाला है, तो बीच से जाने वाला है तो इसका मैग्नीट्यूड किधर क्यों, पहले मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। तो ई नेट का मैग्नीट्यूड निकालना है, ई नेट निकालना है बाबू, तो सोचो इन दोनों को जोड़ना है, ई ए प्लस ई बी को जोड़ना है, तो मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तो फॉर्मूला आपको कई बार बता रखा हूँ बाबू, अंडर रूट ऑफ ई ए का स्क्वायर, ई ए का स्क्वायर कितना है, ई है, तो ई का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया 2e का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना ई ए गुना ई बी, और साथ में लिखते हैं बाबू कॉस थीटा, और थीटा का मान क्या डिग्री है, 120 डिग्री है। और आपको पता है कॉस 120 का मान कितना होता है, कॉस 120 का मान होता है -1/2 हो जाता है। तो ये 2 से 2 मर गया, ये 2 से 2 यहाँ पे भी रख सकते हैं, या 2 से 2 इसको भी मार सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2e² बचेगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा, क्या क्या आएगा बाबू, तो e² प्लस 2e², तो ये 4e² प्लस e² कितना हो गया, 5e² हो गया। यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, 2e² आ गया बाबू। तो ई नेट का मान यहाँ पे याद रखोगे, ई नेट मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड का मान कितना हो गया, 3e² आ गया अंडर रूट, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट 3e के बराबर आ गया। मैग्नीट्यूड आपका निकल गया, ई नेट का मैग्नीट्यूड। ठीक है सर, ये मैग्नीट्यूड पूछेगा, √3 और ई का मान बताया था क्या, √3 KQ² बटा क्या हो जाएगा, a²। तो मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया। मैग्नीट्यूड इस क्वेश्चन का ये वाला पोर्शन हो गया परिमाण। ई बिंदु पर मतलब सी पॉइंट पे आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। अब हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। तो जब भी आपको डायरेक्शन की बात करेगा बाबू, ई नेट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √3, तो √3 KQ² बटा a² के बराबर होगा, ये मैग्नीट्यूड आ गया बाबू। डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो डायरेक्शन निकालने की जब भी बात करेंगे बाबू, तो इस केस को हमने वेक्टर का एक यहाँ पे डायग्राम बताया हूँ, वेक्टर का है। जब भी डायरेक्शन निकालना होगा ना, दोनों वेक्टर का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। अगर सेम होता है तो सीधा आधा कर देते हैं, थीटा के वैल्यू को आधा कर देते हैं। अगर सेम नहीं होता है तो ए और बी को मैंने जोड़ा, मान लो वैल्यू ए आर आ रहा है, ए और बी को जोड़ा आर आ रहा है, तो यहाँ जो है ना ए के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैंने अल्फा बोला है। तो ये जो अल्फा है ना वही उसकी डायरेक्शन को बताता है। अल्फा जो है वो आर का डायरेक्शन को बताता है कि आर जो है ए के साथ इतना डी का एंगल बना रहा है। तो इसके लिए हमने tan फॉर्मूला लगाते हैं, tan अल्फा बराबर b sin थीटा। b sin थीटा मतलब अगर अल्फा निकालना है तो ये वाला लेना है, तो b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर आपको डायरेक्शन पूछेगा बाबू, मैग्नीट्यूड तो निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया है, ई नेट का मान कितना है, √3 KQ² बटा a²। सर डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन निकालने के बाबू यहाँ पे भी अल्फा निकालेंगे। सुनिएगा ध्यान से बाबू, पहले इस चीज़ को समझिएगा। ए और बी में से किसका मान बड़ा है, बी का मान बड़ा है। तो बी का मान बड़ा होगा ना, तो बाबू ये जो रिजल्टेंट जो आएगा ना, रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट को आप दिखाओगे, तो रिजल्टेंट को जब भी दिखाओगे ना, तो ये वाला एंगल इसका छोटा बनाता है। मेरा वेक्टर का वीडियो को आप देखोगे, इसके बारे में डिटेल पता लग जाएगा कि इसका एंगल छोटा। सर क्यों होता है इसका एंगल छोटा, इसका एंगल क्या बनाता है बाबू, छोटा एंगल बनाता है। तो आई होप ये बातों को समझना है। आप कैलोग्राम को कंप्लीट कर दीजिएगा, उसके हिसाब से बना लीजिए। आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल छोटा होता है, इसको मैंने बोला अल्फा, ये वाला एंगल बोल दिया मैंने अल्फा। तो tan अल्फा बराबर, अल्फा लेते हैं बाबू तो इसके बगल वाला वेक्टर लेते हैं, इसके बगल, ये अल्फा ले रहे हैं तो बी के साथ एंगल अल्फा है, तो हम ये वाला लेंगे ई ए का मान किसके बराबर है, तो ई के बराबर है, तो ई हो जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा वो साइन थीटा, थीटा का मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, किसके किसके बीच का एंगल, ये दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे कितना होगा, साइन 120 डिग्री डिवाइड बाई ए मतलब समझते हैं, ए वाला मतलब अल्फा जिसके साथ एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे ए वाला ए जो ई नेट है, ये जो ई नेट है वो बी के साथ एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसका मान लिखेंगे, तो ई बी का मान कितना हो गया, ई बी का मान हो गया बाबू 2e हो गया। ठीक है सर, प्लस का साइन b cos थीटा, b cos थीटा मतलब b का मान कितना है, b का मान समझते हैं ना, b का मान को याद रखना, जिसका निकालें उसका फिट वाला था, b a वाला मान लेंगे। तो इसका मान e के बराबर e, और साथ में क्या लिखेंगे, साथ में लिखेंगे cos 120 डिग्री।
आई होप ये बात को आपको समझ में आ गया होगा। तो ई गुना साइन 120 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, डिवाइड बाई, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2e प्लस ई गुना इसका मान होता है -1/2 होता है बाबू, -1/2। तो इसको सॉल्व कर लोगे, आई होप ये बात आपको समझ में। tan अल्फा बराबर सॉल्व कर लीजिएगा, tan अल्फा बराबर ऊपर में है √3e/2 डिवाइड बाई, यहाँ पे e कॉमन कर लोगे, e कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, e कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचेगा, 2 - 1/2 बचेगा। और 2 - 1/2, 2 2 जब 4 में से हो गया 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ गया बाबू 3e/2 हो गया। ये दोनों मर गए आपस में, 2 से 2, ई से ही मर गया बाबू। यहाँ पे क्या बचा है बाबू, देख लीजिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है देख लो, tan अल्फा बराबर √3/3, रेशनलाइज कर दो, ये 3 दोनों को मार देगा। tan अल्फा का मान 1/√3, अल्फा का मान कितना हो गया, अल्फा का मान हो गया 30 डिग्री। तो आई होप पता होगा बाबू, ए वाला एंगल बनाएगा 30 डिग्री और ए वाला एंगल कितना बनाएगा, ए वाला एंगल बनाएगा टोटल है 120। तो ये वाला एंगल अगर मैं बीटा बोलूँ तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान होगा 90 डिग्री। तो आपको जैसे मर्जी लिखना है, ई नेट का मान आप ए लिखोगे, ये मैग्नीट्यूड का जवाब हो गया, ये हो गया किसका, मैग्नीट्यूड का है, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कहेगा तो डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन के लिए अल्फा का मान 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो लिखेंगे कि भाई ये जो ई नेट है वो ई बी के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और ई नेट जो है ई ए के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये दोनों केस को आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए बाबू, आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो आपको मैं आपको यहाँ पे 2 सवाल है जो इधर वाला दिया हुआ है दोनों, वो दोनों बना करके कमेंट करके दिखाइएगा, और आपको सभी चीज़ों को लिख लीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वेक्टर वगैरह का वो चीज़ों का। अब एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ यहाँ पे, तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले करके 4 सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, पहला, दूसरा, इसको एक बार फिर से बना लीजिएगा। ये तीसरा नंबर का सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। ये सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम से आईआईटी के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। यहाँ पे ये चार्ज पे लिखा हुआ है +2 माइक्रोकूलम, बी पे -2 माइक्रोकूलम है, इसका पोजीशन दिया हुआ है -a,0, इसका पोजीशन दिया हुआ है +a,0, ये सी पॉइंट का पोजीशन दिया हुआ है 2a,0, और ये डी पॉइंट का पोजीशन दिया हुआ है 0,a, 0, क्या लिखा है बाबू, ए है। तो इस सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ए पॉइंट और बी पॉइंट के चार्ज की वजह से। तो आई होप ये चीज़ों को, सभी चीज़ों को समझ करके इसको और इसको बना करके कमेंट कीजिएगा। सभी केस में आपको वही चीज़ निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, और साथ में आपको डायरेक्शन भी निकाल करके बताना है। तो ठीक है, आइए हम लोग यही बाबू, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। अब अभी तक जितने भी केस मैंने 2 चार्ज का देख लिया, 2 चार्ज का देख लिया, अब देखिए बाबू 3 चार्ज का केस हो गया। ये 4 एक क्वेश्चन, इधर 2 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले चारों को अगर जो बना सकते हैं वो स्क्रीन रोक करके बना लीजिए। तो आई होप ये चीज़ आपको बनाइए ढंग से, पहले लिख लीजिए सही से ढंग से सब क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं, गिनते हैं 1 2 3। अब सभी केस को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे सी पॉइंट पे हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे निकालना है। समझते चलिएगा बाबू, बता रहा हूँ चीज़ों को, क्या क्या कैसे कैसे सोचना है। ये सी पॉइंट पे, तो इस सी पॉइंट पे निकालना है, तो इसके बगल में जितने भी चार्ज है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ए वाला चार्ज, अगर मैं बात करूँ पहले बी चार्ज की बात करूँ, तो बी वाला इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे होगा, ए हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से। ये वाला देखिए डी पे है चार्ज, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा बाबू, ये है डी की वजह से। ठीक है सर, अरे सर यहाँ पे तो ये वाला भी चार्ज है ना, तो ये वाला चार्ज है बउआ, तो ये वाला चार्ज भी इस पे लिखेगा। देखो ये प्लस का है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे भी देखो सवाल वैसे, ये माइनस का है, तो ये डायरेक्शन इधर की ओर होगा। ये भी माइनस का है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा। ये किसके वजह से है, ये डी वाला चार्ज की वजह से है। ये डायरेक्शन किसके वजह से है, ये वाला बी वाला चार्ज की वजह से है। ये वाला चार्ज की अगर बात करेंगे बाबू, तो ये वाला चार्ज की वजह से किधर की होगा, माइनस का चार्ज है, तो इसका भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये है ए की वजह से, ये है बी की वजह से, और ये है किसके वजह से, डी की वजह से है। ठीक है सर, अब इस केस में देखोगे बाबू, इस केस में तो ये प्लस का चार्ज है,
तो प्लस का चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये भी प्लस का है, इसके वजह से इस डायरेक्शन में होगा। यही देखिए माइनस का है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ये भी देखो, ये माइनस का है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इधर होगा, ये माइनस का है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ये प्लस का है तो प्लस के चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है सर, बाकी सर फायदा क्या होगा सर, नुकसान क्या होगा? तो सर जितने भी चार्जेस बी पे रखे हुए हैं ना, बी पे, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको बता दूंगा, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। तो पहले ये देख लो बाबू, पहले इन दोनों को हमेशा सोल्व करना है, इसको और इसको सोल्व करना हर केस में। यहाँ पे भी इसको और इसको सोल्व करोगे, यहाँ पे भी इसको और इसको सोल्व करोगे। आई होप ये बात को आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ए है डी के वजह से, ए है बी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, ए है ए के वजह से इधर की ओर। यहाँ पे भी ए है बी के वजह से, ए है किसके वजह से, ए है डी के वजह से, और ये वाला है किसके वजह से, ए के वजह से, ए वाला चार्ज की वजह से। ठीक है सर, सब निकालिए सर क्या क्या होगा। बाबू ये दोनों का ना हर केस में वैल्यू सेम होने वाला है, ई बी और ई डी दोनों का मान सेम होगा बउआ, किसके बराबर? तो सर के क्यू बटा ए स्क्वायर लिख दोगे, सब केस में, सब केस में सेम होगा। ऐसे ही सब केस में ई ए का मान भी सेम होने वाला है, ई ए का मान ए वाले चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, के क्यू बटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बाबू, ए वाला ए है, ए वाला ए है, तो ये देखो लगा दोगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, के क्यूब बटा 2a स्क्वायर। ठीक है सर। तो अब क्या करना बाबू, सबसे पहला काम ये करोगे कि जो भी चार्ज आपको दिख रहा होगा, ये दोनों चार्ज ऐसे ही देखिएगा, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ऐसे ही बाबू यहाँ पे अगर माइनस का चार्ज होता, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होता, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होता। केस देख लो, केस एक इधर की है, एक इधर की है। इधर वाला डायरेक्शन किसका है, ईडी का है। ए डायरेक्शन किसका है, ए डायरेक्शन है बी के वजह से। ये भी डायरेक्शन किसके वजह से, बी के वजह से, ए डायरेक्शन ईडी की वजह से। ये दोनों मान सेम है, देखो ना दोनों मान सेम है। रिजल्टेंट बीच से जाएगा, एंगल कितना बनेगा, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री जहाँ बनता है बाबू, तो ई नेट का मान सीधा सीधा क्या लिखते हो, ई नेट का मान याद रखोगे किसके बराबर, अंडर रूट 2e के बराबर होता है, ये याद रखोगे। लगा लोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कितना बार बार उसको करते रहो, ये चीज़ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये दोनों का वेक्टर यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ऐसा ही इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसका रिजल्टेंट भी इधर जाने वाला है। इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ई नेट किसके वजह से, इन दोनों का है, इन दोनों का है। अब देखना ध्यान से बाबू, लेकिन यहाँ पे तो सर 2 नहीं है ना बल्कि 3 है, तो इन दोनों को मैंने एक बना दिया, तो एक इधर की ओर हो गया ई नेट, इधर की ओर। और ये जो ई ए है सर, उसका भी डायरेक्शन तो यही है, इधर की तो है ई ए का डायरेक्शन, ई ए का डायरेक्शन। यहाँ पे भी देखो बाबू, ई ए का डायरेक्शन इधर ही है, तो ई ए का डायरेक्शन इसी केस में इधर की ओर है। ई ए और ई नेट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सीधा सीधा ई नेट के जगह यहाँ पे कर देता हूँ मैं ई आर कर देता हूँ बाबू, ई आर कर दीजिएगा, सुधार कर लो, ई आर कर लो। ई आर क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 होगा तो क्या होगा सर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब जोड़ दो, डायरेक्शन सेम है तो जोड़ देगा। अब सुनना ध्यान से, ये दोनों केस में तो डायरेक्शन सेम है तो जोड़ दोगे। अब इस दोनों केस में क्या होगा बाबू, इस दोनों केस में पहले ये देखोगे ध्यान से कि एक तो ई ए का ए वाला देख लो वैल्यू, ए वाला एक वैल्यू, इसको देख लो, इसको, इसकी वैल्यू को देख लो, इन दोनों को देखोगे, ये ई ए का मान हो गया और एक ई आर का मान हो गया। तो एक केस में बाबू जब देखोगे दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा बाबू, तो ई नेट के लिए ऐसा करोगे कि दोनों को जोड़ दोगे, ई ए और ई आर दोनों का मैग्नीट्यूड को जोड़ दोगे तो आपसे आपका आंसर आ जाएगा। ये अगर ये दोनों केस में क्या है बाबू, ये दोनों केस में देखो, ये इधर का है, ये इधर का है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की ओर आने वाला है, ई आर का डायरेक्शन इधर होगा बाबू। ऐसे ही इन दोनों का एक इधर क्या, इधर क्या था, इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर आने वाला है बाबू। तो यहाँ पे देखोगे इन दोनों केस में, इन दोनों केस में ई आर और ई ए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है,
और इन दोनों केस में ई आर और ई ए का डायरेक्शन सेम है, तो सेम होगा तो दोनों को सीधा से जोड़ देना है। जब जोड़ोगे वैल्यू तो किसके बराबर आएगा, तो ई नेट का मान सीधा सीधा यहाँ पे लिख दोगे, याद भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। ये वैल्यू को इसको और इसको जोड़ोगे तो इसको जोड़ोगे तो कॉमन क्या हो जाएगा, तो के क्यू बटा ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, √2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। अभी भी बात को आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इस केस में अपोजिट होता है तो बस साइन किसका होगा, माइनस का हो जाएगा, डायरेक्शन सेम है इधर। बाकी आई होप ये चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग एक नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, हेक्सागोनल प्रॉब्लम को देखते हैं, हेक्सागोनल टाइप को। जैसे अब लोग देख लेते हैं 6 चार्ज की वजह से है कैसा फिगर। ये फिगर देखिए सभी साइड बराबर है, कितने साइड है, तो 6 साइड है, तो इसको बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं बाबू, हेक्सागन, षष्ठभुज बोलते हैं। यहाँ पे देखो सभी वर्टेक्स पे चार्ज का मान सेम है, यहाँ पे सभी वर्टेक्स पे चार्ज का मान से अपोजिट है, मतलब अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग है। अपोजिट बोल लो, अलग अलग बोल, अपोजिट नहीं बोल सकते हैं, अलग अलग बोल सकते हैं। तो इसको समझने के पीछे का एक कहानियाँ ये समझते हैं पहले बाबू। सर जैसे मैं यहाँ पे पूछूँ, ये वो पॉइंट में निकालना रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो उसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक चीज़ को बताना चाहता हूँ बाबू। एक चीज़ को आप समझिए, फॉर्मूला बचपन क्लास में पढ़े होंगे, जब भी आपको रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी सभी साइड्स बराबर है, अगर उसका इंटीरियर एंगल पूछा जाए, मतलब समबाहुभुज के अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n - 2 × 180/n। यहाँ पे कितनी साइड है बाबू, 6 साइड है, तो 6 में से 2 गया, 4 हो गया, तो 4 × 180/n का मान कितना होता है, n का मान, n का 180 लिख देंगे यहाँ पे, n का मान कितना हो जाएगा बाबू, n का मान 6 हो गया। ये कट जाएगा कितने बार में, 30, कितने बार हो गया, 120 डिग्री। मतलब जितने भी एंगल ये वाला होंगे, जितने भी एंगल यहाँ पे हैं इंटीरियर एंगल, सबका मान कितना होगा, सबका मान 120 डिग्री होगा, सबका मान 120 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ठीक है सर, और क्या होगा, ये डायगोनल है बउआ, सब साइड बराबर होता है। अगर ये सब साइड बराबर, यहाँ से भी सोच सकते हैं ऐसे करके, देखो यहाँ पे से ये डायगोनल है, बाइसेक्ट करेगा सबको, ये डायगोनल सभी एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये टोटल अगर 120 है तो ये हो गया 60 डिग्री। अब ये भी टोटल 120 है बाबू, तो यहाँ से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। आइए देखो यहाँ पे, यहाँ से देखोगे ये वाला एंगल, ऐसे ही ये वाला एंगल, ऐसे ही ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सब बराबर होंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना एंगल बन रहा है, 6 एंगल बन रहा है। तो किसी पॉइंट के चारों तरफ कितना डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है, और टोटल एंगल 6 है, बराबर बढ़ जाएगा, तो कितना डिग्री, ये भी एंगल हो गया 60 डिग्री। तो ये भी 60 हो गया बाबू, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। तो अगर ये साइड ए है तो ये वाला भी होगा, ये वाला भी क्या होगा, ये होगा। तो अगर इस केस में चार्ज, हर केस में आप निकालोगे बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड, हर केस में, चाहे ये चार्ज प्लस का होता, चाहे ये चार्ज माइनस का होता, चाहे ये चार्ज जो है प्लस का होता, चाहे ये चार्ज किसका होता, माइनस का होता, और सबकी वैल्यू सेम होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है बाबू, 0। सीधा सा लिख दोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। एकदम श्योर रखिए। कब, जब चार्जेज सेम हो और रेगुलर पॉलीगन हो, रेगुलर हेक्सागन रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान से, चाहे सब प्लस का रहे चाहे सब माइनस का रहे, तो हमेशा यहाँ पे ई नेट का मान कितना हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। आई होप ये बात आप समझ में हो गए होंगे। अब इसको देखता हूँ बाबू, इसको देखता हूँ, ये वाला केस में क्या यहाँ पे 0 होगा। पहले यहाँ पे देख लो सब चीज़ को, साफ साफ मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये पता है सब एंगल 60 डिग्री होगा, ये तो श्योर है। ठीक है सर, सबको चेक करो। यहाँ पे ये वाला चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे ये प्लस का है, तो प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है, ये इधर गया, इधर की ओर है, इधर की ओर ध्यान रखोगे। इसको नाम मैं 1 चार्ज देता हूँ, इसको 1 दे रहा हूँ, इसका नाम मैं 2 दे रहा हूँ, 2 तो 2 वाले चार्ज ये प्लस का है, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा। ये है 2 के वजह से, 2 के वजह से बाबू। इसको मान, इसका नाम दिया मैं 3, ये भी माइनस का है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, E3 का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बात करूं किसका, इसकी बात करूं चौथे नंबर चार्ज का, ये प्लस का है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा, ये चौथा की वजह से है, सभी की वजह से। देखो ये 5वां चार्ज है, ये माइनस का है, तो माइनस का अगर चार्ज है बाबू, देखो ये किसका है, ये माइनस का है, ये किसका है बाबू, माइनस का है। ठीक है, अगर माइनस का है बाबू, तो ये इसका भी डायरेक्शन सेम इधर ही होगा,
इसका भी डायरेक्शन सेम इधर ही होगा। ये किसके वजह से है, ये कौन सा चार्ज हो गया, ये 5वें नंबर का चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 5वें की वजह से होगा। ये छठा चार्ज है, और छठा चार्ज किसका है, माइनस का है, तो ये माइनस का चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों होगा, ये 6 का डायरेक्शन। आई होप ये बात को आप समझ रहे होंगे। अच्छा बुआ, टोटल अगर मैं यहाँ पे देखूँ और कोई चार्ज है, सभी तरह के हो गए, सब केस हो गए, देखो ध्यान से, कि है इधर वाला, इधर वाला, इधर है E3, इधर है E6, दोनों का चार्जेज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब इस केस में इन दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस केस में एक इधर की ओर है, एक इधर की ओर है, एक है E1, एक है क्या, एक है आप इसका नाम क्या है E4 है। ये चौथे वाले चार्ज की वजह से है, चौथे वाले चार्ज की वजह से फॉर्मूला लगा दो, चौथे वाले चार्ज पे क्या हो जाएगा, 3K³ बटा A² हो जाएगा। इसका मान है E1 की वजह से क्या हो जाएगा, तो इसका मान होगा 2K³ बटा A² हो जाएगा। E3 इसका मान सेम है, यहाँ पे देखो, इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर की ओर 2 है, 2 यहाँ पे 2 है बाबू, 2, एक इधर है, एक इसी पे और है, तो ये है E2, एक है क्या, एक है E5। दोनों का मान लिख सकते हैं 2 का वजह कितना हो जाएगा, 5K³ बटा क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। E5 का मान चाहिए था, इसका मान कितना हो जाएगा, 3K³ बटा A²। ठीक है। अच्छा ये दोनों बराबर है, देख लो यहाँ पे E3 का मान चाहिए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना बाबू, 2K³ बटा A²। इसका मान भी कितना हो जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा 2K³ बटा A² हो जाएगा। ये दोनों सेम है, कौन कौन, E3 और E6, ये दोनों बराबर है, तो हटा देंगे इसको। ठीक है, अभी दोनों को देखिए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है बाबू। ठीक है सर, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो बाबू ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है सर, ये वाला बड़ा है, तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लीजिएगा। ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, डायरेक्शन अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है, तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिएगा। तो E4 में से जब E1 को घटाइएगा तो ये 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पे घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, K³ बटा A²। ये दोनों को हटा करके ये वाला वैल्यू आ गया। अब देखिए बाबू, अब क्या बचा, अब एक डायरेक्शन इधर की ओर है, एक डायरेक्शन इधर की ओर है। टोटल एंगल बोला था, ये टोटल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ये टोटल एंगल 120 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो बाबू, एक इधर की ओर है, इसका मान है K³ बटा, इसका मान है K³ बटा A² है, और इसका मान कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8, तो 8K³ बटा A² हो जाएगा। इसका एंगल पता है 120 डिग्री होगा बाबू, आप रिजल्ट शायद आप निकाल लोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा आपको। इसका बोल दिए E बराबर क्या हो जाएगा, K³ बटा A²। डिल्टेंट निकालने का तरीका यही है, इसको बोल देंगे A हो जाएगा E, और इसको मैं बोल देता हूँ 8E बोल देता हूँ, इसको केवल क्या बोल देता हूँ, E बोल देता हूँ, E हो गया। तो आपको शायद ई नेट का फॉर्मूला मैं आपको बता रखा हूँ, आई होप ये फार्मूला को लगा करके आप इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। 8E² प्लस E² प्लस 2 गुना 8E, 2 गुना 8E गुना E, और साथ में cos 120 का मान -1/2 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। 8 का स्क्वायर 64 है, कितना हो गया, 65E² हो जाएगा। -8 ए देखो 8 है बाबू, 8E² माइनस कर दीजिएगा, अंडर रूट कर दीजिएगा। 65 में से आ रहा कितना होगा, 57 8E² हो गया, 57 ही होगा, हाँ 57E² का अंडर रूट हो जाएगा। इसका रूट 57, और E का मान पता है क्या लिखे हैं, K³ बटा A² लिखते हैं। आई होप इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैंने बताया था ना कि आपको 0 से लेके हीरो लेवल तक का प्रॉब्लम, जितने भी टाइप का प्रॉब्लम बन सकता है वो सभी मैं बताऊँगा। तो मैं